कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूँ, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। और याद रखें कि अगर हमें पाकिस्तान से खतरा है तो चीन राक्षस है। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? माननीय सदस्य श्री अखिलेश यादव जी। अभी बोलूँगा मैं, मानिए मैं बताऊँगा, मैं उस पर ही बोलूँगा। माननीय सभापति, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मुझे मौका दिया। अभी मैं तमिलनाडु के डीएमके की माननीय सदस्य कानिमोझी जी को मैं सुन रहा था और उन्होंने मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने रखी और अभी भी उनको अपनी अच्छी बातों के लिए बधाई मिल रही है। हमें खुशी है इस बात की कि विपक्ष में जो लोग हैं उनको बधाई मिल रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जब बोल के जा रहे हैं तो उनके सदस्य भी उन्हें बधाई नहीं दे रहा कोई। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका भी, और क्योंकि मैं उनकी बात सुन रहा था, उनकी बात सुनने से मुझे कुछ याद आया। मैं ये कहना चाहता हूं 2 लाइनों में कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहा हूं ये लाइनें कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले भारत की सेना, उसका आभार, उसका धन्यवाद देना चाहता हूं। दुनिया में साहसी फौजों में गिनती अगर होती है तो हमारी भारत की सेना सबसे आगे दिखाई देगी। उनके पराक्रम पर, उनकी वीरता पर, उनके अदम्य शौर्य पर हमें सबको गर्व है। कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जिसको गर्व न हो। हमें अपनी फौज पर गर्व है और हमें इस बात के लिए भी गर्व है कि जब सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू किया तो पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उन पर अटैक किया गया। न केवल पाकिस्तानी कैंपों को नष्ट किया गया, बल्कि पाकिस्तानी जो एयर बेस हैं उन तक पहुंच गए, उनको भी नष्ट किया, ध्वस्त किया। और जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए एक पाठ पढ़ा सकती थी, एक ऐसा संदेश जाता कि भविष्य में पाकिस्तान कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाता, और ऐसा भी लगा हम लोगों को, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब हम बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों को देखते हैं तो उन चैनलों से ये लग रहा था कि कराची हमारा हो गया है, लाहौर हमारा हो गया है। किसी चैनल ने किसी को ये भी बताया कि हमने उनको पकड़ भी लिया है। जो कमेंट्री, जो विजुअल्स थे, वो ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष महोदय अब पीओके हमारा हो जाएगा। हालांकि सरकार के इंजनों को मैं टकराता हुआ देखता हूं। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन पीओके के मामले में सभी इंजन हमें एक दिखाई देते हैं, और जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई, और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है।
बहुत गहरी मित्रता है और उसका परिणाम ये है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। आखिरकार किस दबाव में ये सरकार स्वीकार कर रही है? वैसे तो अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, दरअसल वो विषय होना ही नहीं चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के इतने साल बाद भी ऐसे मुद्दे बने हुए हैं। ये बात अध्यक्ष महोदय पक्ष विपक्ष की नहीं है, देश की सुरक्षा की है, जनता के जीवन और रक्षा की है। हम सब मिलकर के कोई ऐसी नीति रणनीति बनाते क्यों नहीं है जिससे सीमाएं हमेशा हमेशा शांत रहें। लेकिन पहलगांव की घटना ने साबित कर दिया है कि लापरवाही देशवासियों की जान ले सकती है। और अभी जब मैं सुन रहा था और बहुत ही उत्तेजित भाषा में जब जवाब मिल रहा था, उत्तेजित भाषा इसीलिए बोल रहे हैं कि जनता सम्मोहित हो जाए, जनता स्वीकार करने लगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आप कितना भी उत्तेजित बोलें, देश की जनता समझ रही है। ये सही है कि जनता के इमोशंस का लाभ आप उठा रहे हैं शासन करने के लिए। जनता का इमोशन का लाभ उठाती है सरकार। मुझे याद है कि जिस दिन पहलगाम हमला हुआ, उस दिन वहां का हर पर्यटक पूछ रहा था, जो पर्यटक पूछ रहे थे कि खतरों के बीच मेरी रक्षा करने वाला कोई वहां क्यों नहीं था। आखिरकार ये सबके मन में सवाल यही है कि जिस समय घटना हुई, आखिरकार उन्हें बचाने वाला कोई क्यों नहीं था। और जो सरकार ये दावा करती है, 370 के बाद ये कहा सरकार ने कि भविष्य में कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी, वहां टूरिज्म बढ़ेगा। जितने लोग वहां गए वो सरकार के भरोसे पे गए थे, वो सरकार के आश्वासन पे गए थे। और आखिरकार सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी कौन लेगा? अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिक्योरिटी लैब्स का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जो पहलगांव की घटना हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से है। उन्हें मैदान को खुला छोड़ दिया। वो सरकार जानती होगी कि कितना समय लगा होगा फोर्सेस को आने में। आखिरकार वो जिम्मेदारी किसकी है? और फिर सरकार को ये जरूर बताना चाहिए कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। क्योंकि पहलगांव से पहले पुलवामा भी हुई और पुलवामा में भी यही बात रखी गई थी कि इंटेलिजेंस फेलियर है। उस समय भी किसकी जिम्मेदारी थी इंटेलिजेंस फेलियर की? किसी को नहीं पता। और अगर इंटेलिजेंस फेलियर पहले था तो पहलगांव में भी वही इंटेलिजेंस फेलियर हम लोगों को और पूरी देश की जनता जानती है आखिरकार जिम्मेदारी किसकी बनती है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर करके चले गए, कम से कम देश के सामने एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उसका जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए। क्योंकि हमारी सीमा पर जो सुरक्षा है, जो रक्षा करने वाले हमारे सेना के लोग हैं, वो हमारी सीमाएं सुरक्षित रखते हैं। लेकिन हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है
और सरकार को कम से कम ये जानकारी देनी चाहिए सदन को, देश की जनता को, कि जिस समय सरकार में ये भारतीय जनता पार्टी आई है और आज जब हम सदन में चर्चा कर रहे हैं तो हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है, कम से कम क्षेत्रफल पता होना चाहिए। पहलगाम के दूसरे दिन की जिस तरह की राजनीतिक कार्टून, क्योंकि जिस तरह का लाभ लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम सब ने देखा कि पहलगाम के दूसरे दिन ही जिस तरह का राजनीतिक कार्टून भाजपा के ऑफिशियल हैंडल से पब्लिश किया गया और हमारे द्वारा घोर आपत्ति किए जाने पर हटाया गया, उसने साबित कर दिया कि भाजपा के लोग भी जानते हैं कि दुख की इस घड़ी में उन्होंने देश की भावनाओं के साथ बेहद खिलवाड़ किया है। भाजपा बताए कि ऐसे संवेदनहीन लोगों के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की है। और अध्यक्ष महोदय, जो हमारे मंत्री जी हैं, जिनका क्षेत्र बिल्कुल सीमा पर है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि आखिरकार पड़ोसी देश कितना हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है। गंभीर नहीं है। पाकिस्तान है, उसके पीछे कौन सा देश खड़ा है? आखिरकार हमें चीन से उतना ही खतरा है जितना हमारे देश में आतंकवाद से खतरा है। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो फैसले हैं, वो कहीं न कहीं ऐसे हैं जो हमारा सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, उसी की व्यापारिक गतिविधियों में मदद करने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार के कारण हर जगह सड़कें और पुल ध्वस्त हो रहे हैं, टंकियां गिर रही हैं और करप्शन जगह जगह लीक होकर के टपक रहा है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा इस समय पर कि कुल मिलाकर सरकार को अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों के लिए एफआईआर जरूर करना चाहिए। केवल हमारी सीमाएं जो पाकिस्तान से जुड़ी हैं, वहाँ तो आतंकवाद का हमेशा खतरा ही रहता है, लेकिन जो दूसरी सीमाएं हमारे देश की जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हमारे देश को लगातार खतरा बढ़ता चला रहा है। आज अपनी सीमा की स्थिति गलवान से पहले की स्थिति तक भी नहीं लौटी है। जो पहले स्थिति थी वहाँ ये सरकार नहीं पहुँच पाई है। वास्तविक में नियंत्रण रेखा के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बफर जोन जब भारतीय गश्ती के लिए उपलब्ध नहीं है, तो पूर्वी लद्दाख में अतिरिक्त भारतीय तैनाती जारी है, जिससे सेना को सैनिकों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। और याद रखें कि अगर हमें पाकिस्तान से खतरा है तो चीन राक्षस है, वो हमारी ज़मीन और हमारी बाजार दोनों छीन लेगा। मैं अंत में अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। और मुझे याद है जब पिछली बार चीन से सवाल खड़ा हुआ था, ये सरकार पता नहीं कैसा फैसला लेती है। और मैं अभी विदेश मंत्री जी को जब सुन रहा था तो विदेश मंत्री जी ये कह रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो हमारा बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हम पुल अच्छे बना रहे हैं, हम सड़कें अच्छी बना रहे हैं, हम ब्रिजेस अच्छे बना रहे हैं। क्या ये सच्चाई है कि जिस तरह का चीन अपने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, क्या उससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बन रहा है? इसका जवाब जरूर सरकार दे। वहीं जहां हमारे डिफेंस को स्ट्रेंथन जितना हम करेंगे उतनी हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी। ये जो बजट लगातार कम होता चला जा रहा है, इस बजट को बढ़ाना चाहिए और कम से कम जीडीपी का 3% बजट डिफेंस का होना चाहिए। और जो बजट डिफेंस का हो वो नॉन लैप्सेबल हो, मॉडर्नाइजेशन के लिए फंड हो जिससे कि लैप्स ना करे और हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगातार चलता रहे। जो हमें
कई बार आश्वासन मिलता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। आखिरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए हमें वर्षों क्यों इंतज़ार करना पड़ता है? आखिरकार इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? पराक्रम, वीरता और अदम्य शौर्य की जो उन्होंने परिचय दिया, उसके लिए फ़ौज को मैं बधाई देता हूं। लेकिन अभी जब मैं सुन रहा था, ये जो अभी आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं, हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है? क्योंकि मैं अपनी बात खत्म कर रहा था, अध्यक्ष महोदय ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगांव हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे विभाग सरकार के होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस देते हैं। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है, सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। और फिर अध्यक्ष महोदय, राजनीति करने वाले वो लोग जो अपने चुनावी भाषण में कह रहे थे कि POK हम 6 महीने में ले लेंगे, हम अक्साई चिन्ह ले लेंगे। इसीलिए मैंने सवाल पूछा अध्यक्ष महोदय सरकार से कि जिस समय सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई, उस समय भारत का क्षेत्रफल क्या था और भारत का क्षेत्रफल आज क्या है? क्या 5 फिंगर्स, पेंगोंग लेक, गलवान घाटी, रजांगला, उसका जवाब किसके पास है? सरकार के पास है क्या कि नहीं है? और मैं आज अध्यक्ष महोदय कहता हूं, हम वॉर के खिलाफ हैं, हम वॉर नहीं चाहते हैं, लेकिन सीमा पर शांति रहे, हमारा कोई इंक्रोचमेंट नहीं करे। झगड़ा मैं आज भी कहता हूं, ये लड़ाई आपको, जो लड़ाई हुई है वो पाकिस्तान से आप नहीं लड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, आप कितना भी छिपना चाहोगे, छिपाना चाहोगे, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ये जो लड़ाई लड़ी गई है, ये आपको चीन से लड़नी पड़ी थी। और जो समय आप बताते हैं कि इस समय से इस समय तक हमारी एयरफोर्स और हमारे लोगों ने हमला किया, टेररिस्ट लोगों के तमाम सेंटर्स को ख़त्म किया है, तो हमारे मन में भी एक इच्छा आती है कि हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी, वो कितने उड़े थे? हम और सवाल नहीं पूछना चाहते हैं हम आपसे, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि जिन एयरक्राफ्टों को नींबू और मिर्च लगाकर के पूजा की गई थी, वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे? अखिलेश जी ने बोला, मैं उसका भाषण पे नहीं जा रहा हूँ, एक करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो रिकॉर्ड में चले जाएंगे, फिर बाद में सही नहीं होगा। इन्होंने अपना बात रखते समय कहा कि जिस प्रदेश से मैं आता हूँ वहाँ कितने अंदर चीन घुस करके कब्जा करके बैठे हैं, तो मैं रिकॉर्ड बहुत साफ करना चाहता हूँ। 1962 में जब चीन आक्रमण हुआ 10 अक्टूबर को, मेरे गांव से होते हुए 1 महीने 10 दिन
असम के मिसामारी तक पहुंचे चीन के आर्मी, फिर वहाँ 21 नवंबर को सीज फायर करके वो पूरे के पूरे वापस विड्रॉ करके चले गए। जो जगह चीन ऑक्युपाई करके रखा है असाफिला साइट में लोंजू, वो 1959 में जब हमारा वहाँ असम राइफल का कैंप था 1959 में कैप्चर किया, और उसके अतिरिक्त थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो लिया वो 1962 में कंप्लीट विड्रॉल नहीं। उसके बाद 1962 के बाद वहाँ मैकमोहन लाइन जमीनी पे रेखा नहीं, इसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1 इंच, कई सरकार आए हैं 1962 के बाद अरुणाचल प्रदेश में 1 इंच चाइना ने एक्स्ट्रा ना अंदर घुसा है ना जमीन लिया है। ये रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। ओके।